राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि कौन बनेगा सीएम। बीजेपी के बहुमत में आने के बाद जो नाम चर्चा में आ रहे हैं वो है वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा या फिर बाबा बालकनाथ। तो ये सब अलग अलग अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो भी दर्शा रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वसुंधरा जी ने भी अभी अपने विधायकों को डिनर पर बुलाया था, तो अलग-अलग तरीके का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इसी बीच आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कौन से फेस के सीएम बनने के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हर एक नाम पर डिटेल में जानेंगे कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना फायदा राजस्थान को मिलेगा या फिर बीजेपी को मिलेगा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद, मैं हूं चेतना आपके साथ। सर, मैं जानना चाहूंगी कि ये तमाम तरह के जो नाम मैंने अभी गिनाए हैं इन पर सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कहता है कि वसुंधरा राजे जी बनेंगी मुख्यमंत्री, कोई कहता है दिया कुमारी बनेंगी, कोई कहता है कि बाबा बालकनाथ को तो सीएम पहले से ही घोषित कर दिया गया। इंटरनेट इन सारे वीडियोस और चर्चाओं से, भ्रामिक वीडियो से भरा पड़ा है। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि किसके चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी जब भी सीएम का सवाल हम उठाते हैं कि 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है। बड़ा गोल बीजेपी के लिए वो लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और अगर ये चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, तो कमोबेश बीजेपी को इसे ऐसे ही देखना पड़ेगा और शायद वो इसी तरह से देख रही होगी कि ये जो चुनाव है वो किसी भी तरह से इसमें कोई भी मूव ऐसा ना लिया जाए जो लोकसभा चुनाव के लिए घातक हो जाए। अब आप इस बात को समझना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी बड़े फैसले होने हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला होना है या फिर वो और भी कोई बड़े बड़े फैसले हैं जिसमें बहुत सारे फैसले शुमार हैं, वो सब फैसले, कड़े फैसले तभी हो सकते हैं जब बड़ा मैंडेट हो। और बड़ा मैंडेट जो इस बार बीजेपी ने टारगेट बना लिया है 400 का, वो 400 का मैंडेट तभी पूरा हो सकता है जब हर स्टेट से बहुत जबरदस्त सीटें आए। जी। ऐसे में किसी भी किस्म की बगावत को या किसी भी किस्म के मनमुटाव को रिस्क नहीं लिया जा सकता। हालांकि इस चुनाव ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का फेस जो है वो बहुत ज्यादा असर करता है। लेकिन फिर भी राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार नहीं किया जा सकता, नाराज भी नहीं किया जा सकता। और अगर हम तमाम सारे पॉलिटिकल पंडित, सट्टा बाजारों और तमाम सारे राजनीतिक एनालिस्टों को माने तो उनका ये कहना है कि अगर इस बार भी वसुंधरा राजे के नाम के साथ चुनाव लड़ा जाता तो शायद और बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था। जी, अगर मैं फायदों की बात करूं तो आप फायदे भी बता सकते हैं कि इन चेहरों से किसको फायदा मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा वसुंधरा राजे का यही है कि वसुंधरा राजे ने गाहे बगाहे 40 लोगों को खाने पे बुलाया, अपनी ताकत दिखाई। ताकत दिखाए ना दिखाए, लेकिन ये सबको पता है लोकप्रियता उनके पास है। लोकप्रियता लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा भी नहीं है। इन दोनों चीजों को सही तराजू में तोलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो पिछले 5 साल उनको इग्नोर किए जाने का कारण था, वो कारण ये था कि सेंट्रल आलाकमान उनको पसंद नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उनको पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो अपनी जिद पे अड़ जाती है, वो चीजों को मानती नहीं है, वो बड़ी जिद्दी है। तो वो कारण अभी भी वैसा का वैसा यथावत होगा, या अगर किसी किस्म के चेंजेस हुए होंगे तो भी पर्सनैलिटी में उतने ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। ऐसे में क्या बड़े गोल की तरफ आलाकमान जाता है, वो देखता है कि हमें लोकसभा चुनाव जीतना है तो हम यहाँ पर नेगोशिएट करते हैं, या फिर वो बदलाव ही चाहता है क्योंकि बदलाव से देखिए कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मिले हैं। जब कैंडिडेट्स बदले हैं, 3 संतों को टिकट दिया है, यंगस्टर्स को उतारा है, बहुत सारे बदलाव किए हैं, बदलाव के रिजल्ट्स मिले हैं।
और वो देखते हुए अगर बदलाव किया जाता है तो फिर दूसरे नामों की चर्चाएं हो सकती है। उनमें सबसे अहम नाम दिया कुमारी का तब आता है जब भाजपा का एक प्रमुख वोट बैंक कहीं ना कहीं राजपूत वोट बैंक को देखा जाता है। एक बिल्कुल भी नॉन टेंटेड यानी कि किसी भी किस्म का कोई भी आरोप नहीं झेलने वाली पर्सनालिटी को अगर देखना हो तो दिया कुमारी को देखा जा सकता है। सबसे ज्यादा मार्जिन से सबसे जबरदस्त परफॉर्म करने वाली पॉलिटिकल नेता के रूप में देखना हो तो दिया कुमारी को देखा जा सकता है। आप इस बात को समझिए, उनको चाहे सवाई माधोपुर दिया, चाहे राजसमंद दिया, आप चाहे विद्याधर नगर दिया, हर जगह एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, मतलब 74,000 वोट प्लस लाना, इतना बड़ा मार्जिन से जीतना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो परफॉर्मेंस के आधार पर भी दिया कुमारी को दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऑरे वाला पॉलिटिशियन जिसका अपना एक ऑरा हो, वो देखते हुए उन्हें दिया जा सकता है। टीम मोदी के खास सदस्य जिनके तरफ कहीं ना कहीं मोदी का भरोसा हो, वो देखते हुए उन्हें दिया जा सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दिया कुमारी के समक्ष जाते हैं। दिया कुमारी से बहुत ज्यादा किसी नेता की राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, ये देखते हुए उनको दिया जा सकता है। ये सारे प्लस पॉइंट्स दिया कुमारी के। इसके अलावा अगर मैं बालकनाथ जी की चर्चा करती हूँ तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा जो सनातनी विचारधारा है वो काफी ज्यादा देखने को मिली लोगों में, हिंदुत्व की विचारधारा बहुत देखने को मिली। हाल ही में जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए बाल मुकुंदाचार्य के, कहीं ना कहीं उन सब चीजों से ये लोगों में ये भ्रम फैल रहा है कि इस बार हो सकता है, उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। देखिए एक्शन मोड जो है ना, सीएम का एक्शन मोड, ये योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत को सिखाया जी। और एक्शन मोड में सीएम भगवा वस्त्रों में संत के रूप में, ये भी योगी आदित्यनाथ ने भारत को सिखाया जी। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का क्रेज जितना तेजी से बढ़ा है और उससे बीजेपी को चौतरफा जितना फायदा हुआ है वो सब लोग जानते हैं। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों क्या कुछ हो रहा है, उसी एक्शन मोड में सब आने की कोशिश कर रहे हैं। बालकनाथ भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि सारे माफियाओं को निकाल दूंगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि मैं नाश्ते में माफियाओं को खा जाता हूं। कहीं ना कहीं बाल मुकुंदाचार्य जो नॉनवेज की दुकान लगाते हैं उन पे सीधा सीधा बड़े एक्शन मोड में नजर आते हैं। तो ये एक्शन मोड जो प्रेरित है वो योगी आदित्यनाथ से ही प्रेरित है जी। या फिर इसको सीएम बनने की तरफ की कोई एक्सरसाइज भी कही जा सकती है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो बात सिर्फ बालकनाथ की हो रही है तो बालकनाथ के बारे में हमें समझना होगा, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है। हिंदू नैरेटिव बड़ी तरीके से बीजेपी खेल रही है और सफल होती जा रही है लगातार। 3 संतों को खड़ा करने का एक्सपेरिमेंट एक्सट्रीमली सक्सेसफुल साबित हुआ है। ऐसे में अब जो हवा बदलनी है बीजेपी को, वो हवा हिंदुत्व को और प्रकंड करके और प्रचंड करके बदलनी है। और इसके लिए अगर वो योगी आदित्यनाथ का एक रेप्लिका, आप देखिए हर किस्म से रेप्लिका है योगी आदित्यनाथ का बालकनाथ, वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से फायर ब्रांड है। योगी आदित्यनाथ हालांकि बहुत ज्यादा फायर ब्रांड है, लेकिन ये भी थोड़े बहुत फायर ब्रांड है। उनके छोटे भाई की तरह ही उनको देखा जा रहा है बालकनाथ को। और वो भी भगवाधारी हैं, ये भी भगवाधारी है। ऐसे करके बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ये भी हर जगह हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, साफ गोही से बोलते हैं, एक्शन मोड में भी रहना शुरू कर दिया है। तो बहुत हद तक वो रेप्लिका है। तो अगर आरएसएस का ये प्रेशर हो सकता है या बीजेपी का भी ये एजेंडा हो सकता है कि हिंदुत्व को और प्रचंड अगर करना है तो राजस्थान में भी किया जाए। लेकिन इसमें एक बात और समझने वाली है, राजस्थान और यूपी में बहुत अंतर है। यूपी में अयोध्या है, बाबरी मस्जिद कांड हुआ था पहले, यूपी में हिंदुत्व का झंडा बहुत बुलंद रहता है, वहां हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है। राजस्थान हालांकि अब थोड़ा अशांत हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत शांत है। तो क्या राजस्थान में भी इतने एक्सट्रीमिस्ट चीफ मिनिस्टर की जरूरत है? तो एक पक्ष कहता है हाँ है, लेकिन एक पक्ष कहता है नहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस रखने वाले सीएम भी चल सकते हैं। तो इसलिए बाबा बालकनाथ पर
बहुत यस और बहुत नो की स्थिति चल रही है। हालांकि उनको दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली में मुलाकातें चल रही है, मैराथन बैठकें चल रही है। तो इस बात को सोचते हुए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, यह एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 24 में से 26 घंटे राजनीति करते हैं और उनके साथ जो अमित शाह है वो और भी जबरदस्त करते हैं। तो वो बहुत प्रिपेयर्ड रहते हैं हर चीज में, सोते कभी नहीं है, बीमार कभी नहीं पड़ते, वो सरप्राइजेस देने में माहिर है। कोई सोच भी नहीं सकता था जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने कि वो सीएम बनेंगे, एकदम से नाम आया। तो आप सरप्राइजेस के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहिए। इसके साथ मैं एक और नाम पर चर्चा करना चाहूंगी कि अभी सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर पर ट्रेंड चला रखा था किरोड़ी लाल मीणा जी के समर्थकों ने, प्रशंसकों ने, कि इस बार बाबा को ही सीएम बनना चाहिए। काम किया है, संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा काम किया है किरोड़ी लाल मीणा ने। पिछले 5 सालों में अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो किरोड़ी लाल मीणा ने निभाई है। एक एक खोद खोद के मुद्दे जो लेकर आए हैं किरोड़ी लाल मीणा लेकर आए हैं, सबूत जो लाए हैं किरोड़ी लाल मीणा लेकर आए हैं। सबसे बड़े कांग्रेस के दुश्मन बने हैं किरोड़ी लाल मीणा बने हैं, सड़कों पर बैठे हैं किरोड़ी लाल बैठे हैं, हॉस्पिटल गए हैं, बीमार पड़े हैं, ये बेरोजगारों के साथ खड़े रहे हैं, सारी चीजें किरोड़ी लाल मीणा ने की है। तो देखिए, मेहनत के फल की अगर बात करें तो उन्हें मिलना चाहिए, और अगर सीएम पद ना मिले तो भी कोई बड़ा पद तो मिलना ही चाहिए, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आती है, वो समझनी होगी। पहली बात तो ये कि किरोड़ी लाल मीणा के लिए एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर ये सीएम बन जाएंगे तो बहुत सारा हुड़दंग हो सकता है। हालांकि ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा, मैं मानता हूं, संघ के डिसिप्लिन को वो जितना मानते हैं शायद ही और कोई मानता हो। अगर आप संघर्ष करने को, आंदोलन करने को हुड़दंग करना कहते हैं तो आई एम सॉरी, इट इज रॉन्ग। 5 साल में अगर किसी ने संघर्ष सबसे ज्यादा किया है तो वो किरोड़ी लाल मीणा है। क्या जरूरत थी, मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी उनको इस उम्र में, इस इतनी हेल्थ इश्यूज होते हुए, कहीं पर भी गाहे बगाहे, रात न देखे न दिन देखे, चले जाए सड़कों पर, बैठे रहे, मौसम को भी बिना देखे सड़कों पर, कई बार हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए। क्या जरूरत है उनको? वो राज्यसभा सांसद हैं, इतने साल की राजनीति कर चुके हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, सब कुछ समृद्ध है, जरूरत कहाँ है? जरूरत उनको पड़ती है जो जनता के लिए जीते हैं, और सच में किरोड़ी लाल मीणा जनता के लिए जीते हैं। जाकर देखिए कभी उनके घर पर, उनकी भीड़ को देखिए, वो अपनी भीड़ के लिए किस तरह से कंसर्न रहते हैं। कोई बीमार होता है तो फ्री में पर्चे काटते हैं, उनके लिए अपनी एमबीबीएस का डिग्री को फ्री में न्यौछावर करते हैं। कोई अपनी पीड़ा बताता है तो सीधा उसके साथ जाकर संघर्ष करने को तैयार रहते हैं, लड़ने को तैयार रहते हैं। जनता के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो उसे हुड़दंगी नहीं कह सकते। लेकिन एक जो परसेप्शन बन रखा है वो ये है। फिर जो जातिवादी मानसिकता है, चाहे हम उसको कितना भी जाने का कहें, वो जाति नहीं है। तो उसके तहत क्या होता है कि हमें परमानेंट वोट बैंक देखना पड़ेगा। बीजेपी का परमानेंट वोट बैंक राजपूत है, ब्राह्मण है, कहीं ना कहीं इन वोट बैंक को भी समझना पड़ेगा। तो हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने आदिवासी प्रेसिडेंट भी दिया है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूव्स किए हैं, लेकिन राजस्थान की चीफ मिनिस्टरशिप के साथ इतना बड़ा रिस्क वो लेंगे कि नहीं लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई कहे ना कहे, सामने हो ना हो, किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे आज भी दोस्त तो नहीं है। और आप समझिए, वसुंधरा राजे के एंटी पर्सन को आप अगर सीएम बना देते हैं और वो अगर कुछ हरकत कर देती है तो कांग्रेस की सीट भी 65 है, और 65 और 40 100 से पार हो जाती है। ये समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ मैं अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछने वाली थी कि जैसा कि कांग्रेस ने पिछले साल मैं बनूंगा सीएम कुर्सी की लड़ाई में 4.5 साल निकाल दिए और आखिरी टाइम पर अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, क्या ये हश्र यहाँ पर भी होने वाला है? बीजेपी में बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बीजेपी में एक तो डिसिप्लिन बहुत है, दूसरा वसुंधरा राजे ऐसा करने का अगर सोचती भी है तो आप देखिए ऊपर पीएम मोदी है।
पॉलिटिकल जानकारी थोड़ी बहुत रखने वाले को भी ये पता है कि भविष्य तो पीएम मोदी के साथ है। अब अगर कोई बहुत छोटे में रिस्क लेना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां एक अमित शाह भी है। तो अगर यहां से कोई बगावत करता है तो वो पीएम मोदी से बगावत होगी। पीएम मोदी से बगावत करने का इस टाइम पे कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो ना सिर्फ राजस्थान के, ना सिर्फ भारत के, बल्कि दुनिया के लीडर हो चुके हैं। और आपने अगर वो बगावत ले ली तो आप जाओगे कहाँ? जी, कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। आप समझिए, हिंदी भाषी राज्यों में 3 राज्य थे जहां कांग्रेस सोच रही थी कि हम सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में तो पक्का ही सोच रही थी। मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने मुंह हाथ सब धो लिए होंगे कि यहाँ तो हमको सरकार बनानी है। वहां पर भी बीजेपी आ गई। तेलंगाना में ईमानदारी से बीजेपी खुद भी नहीं सोच रही होगी, और बीजेपी की वहां लड़ाई भी नहीं है। वो पिछली बार से ज्यादा सीट लाई है। केसीआर को हराया भाजपाई ने है, जो खुद चीफ मिनिस्टर था उसको हराया भाजपाई ने। मेरे हिसाब से ये प्रदर्शन भाजपा के लिए बेहतर प्रदर्शन है पिछली बार से। तो वहां पर भी एक तरह से तो भाजपा की जीत ही मानी जाएगी। कलकत्ता में जो पिछली बार किया, वेस्ट बंगाल में, वो भी पिछली प्रदर्शन से बेटर प्रदर्शन था, तो वहां पर भी उसे परफॉर्मेंस वाइज जीत ही मानी जाएगी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि वसुंधरा राजे का रिस्क लेना मुश्किल है और नहीं लेना चाहिए केंद्र को, लेकिन वहां से बगावत होने के आसार बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री मोदी की रिस्क इस वक्त नहीं लेगा। उनके क्रेज को सब जानते हैं। जी बिल्कुल। किस परचम पर उनका क्रेज है ये सबको पता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वसुंधरा राजे ने अपना डिनर दिया 40 विधायकों को, तो 40 विधायकों ने आकर बाहर मीडिया को बाइट देते हुए यही कहा कि भाई हमारी बड़ी नेता वसुंधरा राजे जी हैं, उनको सीएम बनना चाहिए। लेकिन अगली लाइन क्या थी? लेकिन हम वही करेंगे जो आलाकमान कहेगी। आप समझ रहे हैं, बीजेपी की आलाकमान का मतलब है पहले तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, और फिर एक आरएसएस भी है। तो वहां पर डिसिप्लिन नहीं तोड़ा जा सकता, और डिसिप्लिन तोड़ने वालों का हश्र क्या हुआ है वहां पर, ये सबको पता है। आज हमें पता है कि नितिन गडकरी एक वक्त पे बीजेपी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फिर राजनाथ सिंह बन गए, फिर अमित शाह बन गए। तो ऐसे में राजनाथ सिंह और अमित शाह में कोई डिफरेंसेस होंगे अंदर से, लेकिन वो बाहर नहीं दिख सकते, क्योंकि डिसिप्लिन है पार्टी में। नितिन गडकरी आरएसएस के आदमी होते हुए भी आज उनको मोदी के अधीन रहना पड़ रहा है, जबकि वो एक वक्त पर बीजेपी प्रेसिडेंट थे, तो वो सबके ऊपर थे। अब आप सोचिए कि उनको भी उनके ऑर्डर्स मानने में हो सकता है पर्सनली दिक्कत होती हो, लेकिन वो दिक्कत उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि डिसिप्लिन है। यहां कांग्रेस की तरह नहीं है कि सोनिया गांधी की इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हैं। 25 सितंबर को इंसल्ट की, फिर पोस्टरों पे इंसल्ट कर दी, कांग्रेस का नामो निशान नहीं रखा। फिर उन्होंने कहा इंसल्ट करने वालों को ही टिकट दे दी जाती है। उन्होंने कहा कि शांति धारीवाल को टिकट मत दो, फिर उनको टिकट भी दे दी। मतलब इंसल्ट करने की भी सारी हदें पार कर दी। वहां वो अडानी को गाली देते हैं, यहाँ वो उनको हार पहनाते हैं, वहां वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके कहते हैं पूर्ण कर्ज माफ होगा, यहाँ कहते हैं बिल्कुल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भाजपा में नहीं हो सकता। भाजपा में आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब आते हैं तो एकदम भाव भंगिमा बदल जाती है बाकी लीडर्स की। वो किसी भी तरीके से इतना सा भी एटीट्यूड नहीं दे सकते उनको, क्योंकि न सिर्फ वो औहदे से सीनियर हैं, बल्कि पद और कद दोनों में बहुत सीनियर हैं। जनता की नजरों में आज प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प है नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो दगा कर देगा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुखमंडल से कह दिया अगर किसी भी रैली में कि इसने मेरे साथ दगा की है, तो जनता उनसे ठीक है वैसे ही नाराज होगी जैसे कि राहुल गांधी गाहे बगाहे लगातार पॉलिटिकल सुसाइड्स करते हैं। पिछली बार उन्होंने किया था चौकीदार चोर है कहकर, उन्होंने उल्टा भाजपा के वोट बढ़ाए थे। वो भाजपा के स्टार प्रचारक कहे जाने चाहिए मेरे हिसाब से। इस बार क्रिकेट मैच में बोलते हैं प्रधानमंत्री पनौती है। अरे आप कांग्रेस के वोट बढ़ा नहीं रहे, आप कांग्रेस के वोट घटाकर बीजेपी को दे रहे हो इस तरह से बोलकर, और कांग्रेस को खत्म करने के लिए आप ही आगे बढ़ रहे हो। याद होगा एक स्पीच आपको, जब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में हम जा रहे हैं, राजस्थान में हम जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम जा रहे हैं, और फिर करेक्ट किया था, अरे आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, जा नहीं रहे आ रहे हैं। लेकिन असल में हुआ वही जो उन्होंने पहली बार कहा था। तो
कहने का मतलब ये, प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टेचर है, उनका जो ओहदा है, उनका जो विशाल काय पर्सनालिटी हो चुकी है, उसको छू भी नहीं सकते, कोई भी नहीं छू सकता। मैं पूछता हूं आज तमाम सारी जनता से, पिछले 10 साल में आपने उनको रोज टीवी पे देखा होगा, एक दिन बीमार होते देखा है क्या? एक दिन खांसते हुए देखा है क्या? अरविंद केजरीवाल जैसे छोटी उम्र के नेता भी मफलर में आ जाते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री गहलोत को अंगूठे पे हल्की चोट लग जाती है, 45 दिन तक पट्टी बांधे रहते हैं। कभी पीएम मोदी को ऐसा देखा है क्या? वो एनर्जी अलग है, वो बात अलग है, वो पर्सनालिटी अलग है, वो औधा अलग है, वो ऑरा अलग है, वो इंसान अलग है, इसलिए उनसे बगावत करना अफोर्ड नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, और इतने ज्यादा अनुशासित जब आपके आला कमान होंगे तो वहां बगावत का ब भी नहीं करेगा कोई, ये साफ और स्पष्ट तौर पर बता दिया है आपने। अब देखना है, वाकई में दिलचस्प होगा कि ये जो दिलचस्प सवाल बन चुका है पूरे राजस्थान का कि कौन बनेगा सीएम, हर कोई वेट कर रहा है कि कब आएगा वो फैसला, कौन बनने वाला है सीएम, कौन है ऐसी शख्सियत जिसके हाथ में जाने वाली है बागडोर राजस्थान की। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, और कौन सा नाम आप अपना फेवरेट बताते हैं, ये भी जरूर लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। हम जानना चाहते हैं कि हमारी जनता क्या सोच रही है, जनता की क्या राय है, इसलिए जरूर लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio, all these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.